हेडिंग डाल दीजिएगा संधि, हाँ बिल्कुल टाइटल डाल करके गहरे से अंडरलाइन कर लो इसको, बहुत अच्छा बिंदु है जो बहुत सारे विद्वान साथी और विद्यार्थी गणों की नजर में क्या होता है, कठिन। लेकिन आपको बता देना चाहूंगा सबसे पहले तो इस टॉपिक से रिलेटेड 2 4 5 बातें सुनो, हाँ, ताकि आपके जहन में बैठा हुआ डर कम हो सके। बिल्कुल ये आवश्यक भी है, हमें पता तो रहना चाहिए ना कि इस टॉपिक का वास्तविक परिचय क्या है, यह भूमिका इसकी क्या कहना चाह रही है, यह बिंदु आरंभ हुआ तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो आवश्यकता महसूस क्यों हुई, इस चीज को मैं आपको बता चुका कि संधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है हिंदी में, समास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उपसर्ग और प्रत्यय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में शब्द संरचना की कितनी इकाइयां हैं, 4। अर्थात यदि हमें नया शब्द बनाना है तो हमारे पास केवल 4 शर्तें होती हैं, 4 तरीके होते हैं, और उन 4 तरीकों में एक तरीका आता है कौन सा, संधि। अन्य 3 की बात करें जिनका नाम है केवल समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और एक अपना हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं कौन सा, संधि। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिस पूर्व ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है, वह पूर्व ज्ञान हम पढ़ चुके हैं, कौन से, वर्ण विचार में स्वर और व्यंजनों की बात। अब आती है बात कि संधि क्या होती है, कहाँ किसे जाता है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे इसके प्रकार बनते हैं। देखो सबसे पहले मैं इस शब्द को लिखने से संबंधित प्रश्न बता रहा हूं। मैं संधि को चाहूं तो दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लो, यहीं से हमारा बिंदु शुरू हो चुका है। मैं आपको संधि की परिभाषा और उसके प्रकारों पे तो बाद में लेके आऊंगा, पहले इस शब्द से रिलेटेड सब सवाल सुनो। इस शब्द से संबंधित जो 2 4 बातें हमारे काम की है, जो 2 4 5 बातें हमारे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो 2 4 5 बातें हमारे परीक्षाओं के पेपरों में देखने को मिलती हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, क्या मैं सवाल ये कर रहा हूं आप लोगों से, क्या मैंने संधि को 2 प्रकारों से लिखा, ये दोनों सही है क्या? बिल्कुल सोच के जवाब देना मित्रों, अगर दोनों सही है तो क्यों, दोनों सही है तो क्यों, कारण भी पता होना चाहिए, कारण भी पता होना चाहिए। हर एक शब्द का अपना अपना निश्चित रूप होता है, निश्चित मानक रूप होता है। इस शब्द के 2 मानक रूप क्यों हो गए, वजह क्या है, यह चीज हमें पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। देखो कैसे, इस संधि शब्द का हम विच्छेद जो पढ़ते हैं, संधि बिंदु जब आरंभ करते हैं तो हमें बहुत बार सुनने को मिलता है कि संधि शब्द सम योग धी से बनता है। किससे बनता है, समयोग धी से बनता है। दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि संधि शब्द समयोग धी से बनता है, किससे बनता है, सम प्लस धी से बनता है। तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि आपने इस संधि शब्द का संधि विच्छेद कर दिया। बिल्कुल आपने क्या कर दिया, इस संधि शब्द का संधि विच्छेद कर दिया है। मेरा मतलब यह है कि आपने इस शब्द का शब्द विच्छेद कर दिया, और आपने इस शब्द का शब्द विच्छेद किया है तो जाहिर सी बात है यहां पर कोई ना कोई संधि का नियम भी लागू हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाने का होता है, संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों ये स्वयं शब्द कौन सी संधि का उदाहरण होता है, व्यंजन संधि का। संधि शब्द स्वयं किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। अब ये व्यंजन संधि का उदाहरण क्यों है, इसकी भी हम बाद में बात करेंगे। पहले इसको समझो कि संधि शब्द को मैं व्यंजन संधि में ही क्यों गिनूंगा। संधि शब्द का विच्छेद अभी अभी पता चला है क्या कि इसका संधि विच्छेद होता है समयोग धी, समयोग धी, समयोग धी। अब यहाँ पर सम उपसर्ग है और धी के रूप में जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि संधि शब्द का विच्छेद सम प्लस धी हो रहा है, तो ये 2 रूपों में क्यों लिखा गया, 2 तरीकों से क्यों लिखा गया। इस चीज को समझने के लिए हमें हल्का सा इस नियम को समझना है। हालांकि जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे, जब व्यंजन संधि में इस हलंत में या अनुस्वार के नियम की मैं आपसे बात करने वाला हूं, उस समय बहुत गहरे विस्तार से खूब सारे उदाहरणों के द्वारा इस चीज को बहुत अच्छे से मैं आपके सामने परिभाषित करूंगा। पर पहले हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है क्या कि ये नियम कहना क्या चाह रहा है, ये शब्द दोनों प्रकारों से लिखा क्यों गया, और दोनों प्रकारों से लिखा गया तो ये दोनों प्रकार ही शुद्ध क्यों हो गए, वजह समझो। देखो इस संधि शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या हो रहा है, सम प्लस दी। अब सम प्लस दी के बाद में एक बात बता रहा हूं दोस्तों, हम व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ेंगे क्या कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित में हो, क्या हो, स्वर रहित में, अर्थात हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित में हो और उसके बाद कैसे मैं तक के, कैसे मैं तक के किसी वर्ण का योग हो, कैसे मैं तक किसी वर्ण का योग हो। एक नियम बोल रहा हूं मैं, ये व्यंजन संधि का नियम है क्या कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित में है और उसके बाद कैसे मैं तक के किसी भी वर्ण का योग हो,
तो ये जो स्वर रहित मैं है, इसके स्थान पर आप दो प्रकार के बदलाव कर सकते हो। कितने प्रकार के बदलाव कर सकते हो? दो प्रकार के बदलाव कर सकते हो। पहला बदलाव होता है आप इसके स्थान पर अनुस्वार लगा सकते हैं। दोस्तों क्या होता है अनुस्वार? कैसे मैतक के वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? स्पर्शी वर्ण के नाम से जाना जाता है, या आप चाहो तो इन्हें कह सकते हैं वर्गीय वर्ण। क्या कहा जा सकता है? ये क्या है भाई? वर्गीय वर्ण है। ये क्या है? वर्गीय वर्ण। तो इन वर्गीय वर्णों या स्पर्शी वर्णों में से किसी भी वर्ण का यदि योग होता है तो हम इस स्वर रहित मैं या हलंत मैं के स्थान पर दो प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। पहला बदलाव मैंने आपको बताया क्या, कि आप इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो। यदि आप चाहो तो अनुस्वार न लगा करके जो सामने 25 वर्ण होंगे, जो कैसे मैतक के 25 वर्ण हैं, इन 25 वर्णों में से यहां पर जो भी वर्ण होगा, इन 25 वर्णों में से यहां पर जो भी वर्ण होगा, आपको यह ध्यान रखना है कि वह वर्ण कौन से वर्ग का है। यहां पर जो ये 25 में से कोई भी वर्ण होगा वह किसी न किसी वर्ग का होगा, क्योंकि जो स्पर्शी वर्ण हैं वो कितने वर्गों के होते हैं? 5 वर्गों के। कितने वर्गों के होते हैं? 5 वर्गों के। 5 वर्ग कौन से हैं? क, च, ट, त और प। कौन कौन से हैं? क, च, ट, त और प। ये पांचों वर्ग जो हैं, जिन 5 वर्गों के यहां पर हम कोई से भी वर्ण की बात करते हैं, किसी भी वर्ण की बात कर रहे हैं, तो जो वर्ण यहां पर होगा वह जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का 5वां वर्ण यहां पर लिखा जा सकता है। एक एक शब्द को गौर से सुन लेना, वापस से बोल रहा हूं। क्या है नियम? कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? स्वर रहित मैं है, और उसके बाद कैसे मैतक 25 में से किसी भी वर्ण का योग हो, कैसे मैतक 25 में से किसी भी वर्ण का योग हो, तो हम मैं के स्थान पर दो प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। पहला बदलाव हम कर सकते हैं, चाहे तो क्या लगा देंगे? अनुस्वार। चाहे तो क्या लगा सकते हैं? अनुस्वार लगा सकते हैं। और यदि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? सामने वाले वर्ण के वर्ग का 5वां, सामने वाले वर्ण के, सामने वाला कौन सा? इधर 25 में से जो भी होगा वो, सामने वाले इस वर्ण के वर्ग का कौन सा लिख सकते हैं? यहाँ पर 5वां लिख सकते हैं। यह बात नियम समझ में आ चुका। अब आ जाते हैं इस संधि शब्द पे। देखो यह नियम कैसे लागू हो रहा है, इस संधि शब्द पे यह नियम कैसे लागू हो रहा है। नियम क्या है दोस्तों? मैं एक बार इस नियम को इधर लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा, ताकि हमें उदाहरण को समझने में आसानी रहेगी। देखो क्या है नियम, क्या था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या था? स्वर रहित मैं, और उसके बाद में योग किसका हो रहा था? किसी भी स्पर्शी वर्ण का। योग किसका हो रहा था? किसी भी स्पर्शी वर्ण का। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? या तो अनुस्वार लगा सकते हैं, या यहाँ पर क्या लिख देंगे? सामने वाले वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण लिख लेंगे। इन दोनों में से कोई एक प्रकार का बदलाव हम यहाँ पर करेंगे। अब आप बताओ, जैसे दोस्तों हमें पता चल चुका कि संधि शब्द में दो पद हैं, एक तो है सम और एक क्या है? धी। एक क्या है? धी। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? से प्लस मैं, और इधर लिखे ध धनुष, और उसके बाद में जुड़ी हुई छोटी ई बाहर। ये मैंने क्यों लिखा? बिल्कुल सवाल का जवाब होना चाहिए मित्रों। ये तो एक प्रकार से जैसे अभी अभी हमने एक बिंदु पढ़ा है शब्दकोश में शब्दों का शाब्दिक विच्छेद, वैसे ही हो गया ना। हाँ बिल्कुल, शाब्दिक विच्छेद। ये मेरा शाब्दिक विच्छेद करना उद्देश्य नहीं है। शाब्दिक विच्छेद कब होता? जब मैं इस से में जुड़ा हुआ ए भी अलग लिखता, लेकिन मैंने से के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की। मैंने क्या किया है? केवल मैं को अलग लिख दिया और ध में जुड़ा हुआ ई बाहर लिख दिया। इसकी वजह क्या है वो भी सुनो, क्योंकि संधि कठिन क्यों लगती है उसकी वजह यह है कि हम रटे रटाए तरीके से पढ़ा करते हैं। संधि को यदि समझ के पढ़ेंगे, संधि कहना क्या चाह रहा है इस टॉपिक की अगर शब्दावली समझ में आ जाए, संधि का जो वोकेब समझ में आ जाता है, संधि की शब्दावली समझ में आ जाती है, तो फिर इसके नियम समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत ही ज्यादा सरल हैं। वो कठिन क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें इसकी शब्दावली का पता नहीं होता कि संधि क्या है, कैसे जुड़ते हैं, कैसे टूटते हैं, वो चीजें हमें पढ़नी है। देखो क्या, यह विच्छेद मैंने इसलिए किया है कि जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, जब कभी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास ऐसे दो पद प्राप्त होते हैं। जब हमारे पास क्या पद प्राप्त होते हैं? इस प्रकार से दो पद प्राप्त होते हैं। बीच में हम क्या लगा लेते हैं? योग का चिन्ह। बीच में हम क्या लगा लेते हैं मित्रों? ये योग का चिन्ह लगा लेते हैं। एक शब्द हमारे पास योग के चिन्ह से पहले होता है और एक शब्द हमारे पास इस योग के चिन्ह के बाद होता है। अब संधि में ये चीज क्या है, ध्यान दो। संधि कहां होती है? पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण और दूसरे शब्द का
पहला वर्ण योग करते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण योग करते हैं, और इस योग से जो भी कोई बदलाव हो, इस योग से जो भी कोई बदलाव होता है, उस बदलाव का नाम ही क्या होता है? संधि होता है। उस बदलाव का नाम ही क्या होता है मित्रों? संधि होता है। वापस से सुनना, यहां से मैं परिभाषा भी निकालूंगा, यहां से मैं संधि की परिभाषा भी आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूं। मैंने क्या कहा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण योग करते हैं तो कोई बदलाव होता है। योग करते हैं और कोई बदलाव होता है, तो जो बदलाव होता है, इस बदलाव वाले प्रोसीजर का नाम तो क्या होता है मित्रों? संधि। उस बदलाव का नाम ही क्या होता है? संधि। अभी परिभाषा के बारे में इसके और संदर्भ बात करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये जो चीज बताने जा रहा हूं उसकी वजह क्या थी? मेरे को यहाँ पर क्या निकालना था? मुझे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए था। या मुझे क्या चाहिए था? प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए था। क्यों? क्योंकि संधि कहां होती है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। और यहां पर मेरे को ध धनुष लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि मुझे दूसरे पद का पहला वर्ण चाहिए था। यहां पर मुझे क्या चाहिए था? दूसरे शब्द का पहला वर्ण। क्यों? क्योंकि संधि होती है पहले पद के अंतिम में, पहले पद के अंतिम में और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में। इन दोनों को बाहर निकालने के लिए, इनका योग करके बदलाव करने के लिए मैंने इनको अलग लिखा है। तो मैंने यहां पर इस शब्द का शाब्दिक विच्छेद नहीं किया है। मैंने यहां पर इस शब्द का शाब्दिक विच्छेद नहीं किया है। मैंने क्या किया है? वापस से देखो इस चीज को। यहां पर इस पूरे के पूरे पद में, यहां पर इस पूरे शब्द में से मुझे क्या चाहिए था? इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और इस द्वितीय पद का कौन सा चाहिए था? पहला वर्ण। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? देखो, से के बाद में क्या जुड़ा हुआ है? केवल में। और इस दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ध। और ध को अब अगर अलग लिखेंगे तो इसमें जुड़ा हुआ स्वर बाहर लिख दिया जाएगा। ये लो। अब संधि कहां होगी? इन दोनों में। संधि कहां होगी? प्रथम पद के अंतिम और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में योग होगा और बदलाव होता है। नियम पे आओ। अब यहां पर देखिए हलंत में है या नहीं? पहले पद का अंतिम वर्ण क्या मिल गया? स्वर रहित में। ये रहा। उसके बाद में कैसे लेकर के मैं तक का कोई भी वर्ण है या नहीं है? कैसे मैं तक का, कैसे मैं तक में अगर हम बात करें, कैसे मैं तक में हम बात करें, ध्यान देना, कैसे मैं तक में हम बात करें तो यहां पर ध धनुष वाला ध मिल रहा है, जो कौन सा है? तय वर्ग का चौथा वर्ण। कौन सा है? तय वर्ग का चौथा वर्ण है। अगर स्वर रहित मैं वर्ण के बाद कैसे मैं तक का कोई भी वर्ण योग करता है तो हम हलंत में के स्थान पर दो प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। कितने प्रकार के बदलाव कर सकते हैं? दो प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। या तो हम यहां पर क्या लगा लेंगे? अनुस्वार। या तो हम यहां पर क्या लगा देंगे मित्रों? अनुस्वार। और अगर हम अनुस्वार नहीं लगाना चाहें तो यहां हलंत में के स्थान पर सामने वाले वर्ण के वर्ग का कौन सा लिखेंगे? पांचवा। सामने वाला वर्ण कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का। कौन से का है? तय वर्ग का। और तय वर्ग का पांचवा क्या होता है मित्रों? न। क्या होता है? न होता है। और यहां पर मैं न लिख दूंगा। अब यह आधा है, अर्थात यह भी क्या होगा? आधा होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि यहीं से पूरा बेस टॉपिक उठा रहा हूं मैं। संधि के पूरे तोड़ना जोड़ना, इसके जितने भी सारे नियम बनेंगे, नियम चाहे कोई सा भी हो, शब्द को तोड़ने की, शब्द को विच्छेद करने की और वापस से उनमें संधि कराने की प्रोसीजर यही रहेगी। उनका फॉर्मेट, उनका तरीका यही रहेगा। इन सभी प्रक्रियाओं का हमें निर्वहन करना है। इन्हीं सभी सोपानों से हमें गुजरना होगा। इसी प्रकार से पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालेंगे, दूसरे पद का पहला वर्ण निकालेंगे, उनमें योग होगा, कोई बदलाव होगा, उस बदलाव को लिखा जाएगा। देखो तो हमने क्या किया? पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं होने के बाद और आगे कै और कैसे लेकर के मैं तक का कोई भी वर्ण में से एक ध धनुष वाला ध मिलने के कारण हमने क्या कर लिया? हलंत मैं के स्थान पर अनुस्वार या स्वर रहित न का निर्माण कर लिया है। इधर क्या बचा पड़ा है? से। ये विकार के वर्ण आ गए और क्या जुड़ा हुआ है? ध। और ध में क्या है? ऋस्व ई। द में क्या जुड़ा हुआ है? ऋस्व ई। अब ध्यान देना यहां पर मित्रों, हम इन दोनों में से कोई भी एक शब्द लेकर के या कोई भी एक वर्ण चिन्ह या कोई भी एक ध्वनि चिन्ह लेकर के शब्द का निर्माण करेंगे। इन दोनों के बीच में ये जो तिरछी लाइन लगी हुई है, जिसको आप अंग्रेजी में स्लैश बोलते हो, अंग्रेजी में जिसको स्लैश बोलते हैं, गणित में हम इसको कई बार जैसे 2/3 लिखना हो तो इसको भाग के चिन्ह या प्रति के चिन्ह के रूप में मानते हैं। हिंदी में जब हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो इस चिन्ह का नाम होता है, इस तिरछी लाइन का नाम होगा विकल्प चिन्ह। क्या नाम होगा दोस्तों? विकल्प चिन्ह नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह का मतलब यह हुआ कि इस चिन्ह के दोनों तरफ लिखे हुए वर्णों में से, इस चिन्ह के दोनों तरफ लिखे हुए शब्दों में से और इस चिन्ह के दोनों तरफ लिखे हुए वाक्यों में से किसी एक का ही चुनाव आपको करना होगा। अर्थात इस विकल्प चिन्ह का मतलब होता है या। इस विकल्प चिन्ह का मतलब क्या होता है? या। इस विकल्प चिन्ह का मतलब होता है अथवा। क्या होता है? अथवा। अब ये जुड़ती हुई बातें मैंने आपको बताया था, हिंदी व्याकरण के किसी भी बिंदु की, जैसे आगे पढ़ने वाले टॉपिक की बात कर लो या
पहले पढ़े गए बिंदु की बात कर लो। यदि हमें जरूरत महसूस हुई कि पहले पढ़ी हुई बात को दोहराने की आवश्यकता है या आगे पढ़ने वाले बिंदु का हमें हिंट देना है, तो आगे पढ़ने वाले बिंदु का तो मैं संकेत आपको देता रहूंगा और पहले पढ़ाए हुए बिंदुओं का मैं दोहरान भी करता रहता हूं साथ के साथ। तो हमें पता रहना चाहिए, जैसे विराम चिन्हों में ये चीज पढ़ेंगे तो अब आपको आज वाली बात याद आएगी कि हाँ सर, आपने एक बार पहले इस बारे में चर्चा भी की थी कि ऐसे कोई तिरछी लाइन होती है जिसे हम हिंदी में विकल्प चिन्ह का नाम देंगे, और ये विकल्प चिन्ह हमें द्वंद्व समास में भी काम में आएगा। जब विकल्प द्वंद्व द्वंद्व समास के 3 प्रकार पढ़ेंगे, समाहार, विकल्प और इतरेतर द्वंद्व, उस समय भी मैं इसके बारे में और बात करूंगा और विराम चिन्हों में भी इसके बारे में हम और बात करेंगे। ये केवल आपको आगे आने वाले बिंदुओं के केवल संकेत दे रहा हूं। फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है क्या कि इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हुए, चाहो तो अनुस्वार का प्रयोग कर लो, चाहो तो स्वर रहित नैवर्ण का प्रयोग कर लो, और शब्द का निर्माण करना है। तो शब्द का निर्माण क्या हो जाएगा, देखो, से का तो से लिख लेंगे, से का तो क्या लिख दिया, से। उसके बाद में मेरे को जैसे अनुस्वार लेना है, मुझे अनुस्वार लेना था, अनुस्वार ले लिया। इन दोनों में से कोई एक ले लिया। अब क्या लिखना है, ध और छोटी। ये लो जी, ध और छोटी लगा दी। ये क्या बन गया, संधि। यह क्या बन गया, संधि। यह शब्द इसी प्रकार से लिखा हुआ है, यह शब्द इसी प्रकार से लिखा हुआ है। अब बात आ जाती है दूसरे तरीके से बनाए, जैसे से का तो से लिखना है। उसके बाद में मेरे को क्या लेना है, स्वर रहित न। तो जब मुझे स्वर रहित न लेना है तो स्वर रहित न, खड़ी पाई का वर्ण था, खड़ी पाई हटा के आधा लिख दिया। अब समझ में आ रहा है ना क्यों पढ़ाई थी वो सब बातें। आधा करने का तरीका इसलिए पढ़ाया कि संधि में जरूरत पड़ गई। अब आधा कैसे करें, तो अब पता चल गया कि खड़ी पाई का वर्ण है, आधा लिखना हो तो खड़ी पाई हटा दो, आधा हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या लिखना है, द धनुष वाला ध, और लिखनी क्या थी, छोटी। ये लो जी मित्रों, ये संधि दूसरे तरीके से भी हमने जो लिखी थी। दोनों तरीकों का पता चल चुका कि संधि के दोनों तरीके क्या हैं, क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और अनुस्वार या हलंत में के नियम के अनुसार हम बात करें तो स्वर रहित में के बाद किसी स्पर्शी या वर्गीय वर्ण का योग होता है तो स्वर रहित में वर्ण अनुस्वार या सामने वाले वर्ण के वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। अतः हम इसे अनुस्वार लगाकर या सामने वाले वर्ण के वर्ग का 5वां अक्षर या पंचमाक्षर का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। शब्द दोनों ही दशाओं में शुद्ध माना जाएगा। अब पता चल चुका कि संधि इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दोनों बातें समझ में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं हम आगे की। आगे की बात देखो, क्या हमने अब तक बात यह की है कि संधि जो शब्द है वो इस तरीके से लिखा है हमने न का प्रयोग करते हुए, और यदि हम चाहें तो संधि मैंने कैसे लिखी है, ध धनुष और ये अनुस्वार का प्रयोग करके। दोनों में से जो भी तरीका अपनाओ, दोनों तरीकों में शब्द लिखा हुआ जो है वो आपका शुद्ध होगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इस संधि शब्द का जो विच्छेद हमने किया था वो क्या किया था, सम प्लस धी। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताने का जरा कष्ट करें कि इस संधि शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ भी होता है क्या। हाँ बिल्कुल, हाँ ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, क्या कि संधि शब्द किन पदों का योग है। तो संधि शब्द किन पदों का योग है, सम योग धी का। सम प्लस धी से बनता है। दूसरा जो प्रश्न बना या दूसरा जो प्रश्न मैंने आपसे किया है, दूसरा सवाल जो मैंने आपको दिया है वो क्या है कि संधि शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ भी होता है क्या। बिल्कुल दोस्तों, हाँ संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, हाँ आपका कहना सही है। संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल है, समझौता। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या लेंगे, समझौता, या आप चाहो तो कह सकते हो मित्रता। क्या कह सकते हो, मित्रता। कई बार ऐसे भी लिखा जाता है मिलाप, विलाप भी कह दिया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, इन सभी शब्दों को एक रूप में कहूं, संधि का मतलब होता है मिलन। संधि का मतलब क्या होता है, मिलन। लेकिन इसको परिभाषा के संदर्भ में पढ़े, परिभाषा के संदर्भ में पढ़े कि शब्दों का केवल मिलना, शब्दों का केवल मिलना संधि नहीं होता। बहुत सारी किताबों में आपको पढ़ने को यह मिलता होगा कि वर्णों के योग को संधि कहते हैं, वर्णों के योग को संधि कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप एक बात खुद सोचिए, हिंदी भाषा के हो, चाहे संस्कृत भाषा के हो, चाहे अंग्रेजी भाषा के हो, कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। और ध्यान देना, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वाक्य। वाक्य बनता किससे है, शब्दों के योग से। 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक जहां भी योग हो जाता है वाक्य का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक योग जो होता है उससे क्या बनता है, वाक्य बनता है।
अब बात आती है शब्द किससे बनता है, तो उसका जवाब होता है वर्णों के योग से। दो वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। अब आप कहोगे कि दो वर्णों के योग से ही शब्द बनते हैं और दो वर्णों के योग को ही हम संधि कह रहे हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि शब्द और संधि की परिभाषा समान होती है, जो कि गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, दो वर्णों के योग को क्या कहा जाता है, शब्द। दो वर्णों के योग को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। लेकिन यदि दो वर्ण जुड़ रहे हों और जुड़ने के बाद में कोई परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि उन दोनों वर्णों के जुड़ने की वजह से या उन दोनों वर्णों के योग के कारण कोई नया बदलाव हो रहा है। जैसे अभी अभी मैंने चर्चा की थी कि हलंत में वर्ण जो होता है वो है अनुस्वार में या सामने वाले वर्ण के वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने इस स्वर रहित मैं वर्ण के स्थान पर परिवर्तन किया है। आपने इस स्वर रहित मैं वर्ण के स्थान पर अनुस्वार या सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश किया है। अर्थात मेरा कहने का आशय यह हुआ कि वर्णों का ऐसा योग जहां बदलाव हो, वर्णों का ऐसा योग जहां बदलाव हो उसे क्या कहा जाएगा, संधि कहा जाएगा। और वर्णों का ऐसा योग जहां बदलाव नहीं हो उसे संधि नहीं कहा जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि अखाड़े में लड़ने से पहले, अखाड़े में लड़ने से पहले दो पहलवान हाथ मिलाते हैं, दो पहलवान हाथ मिलाते हैं। अगर हाथ मिलाने का मतलब सदैव मित्रता होती है, अगर हाथ मिलाने का मतलब सदैव मित्रता होती है, मित्रता का मतलब संधि होती, संधि का मतलब क्या हुआ कि मिलने से बदलाव होना। यदि हाथ मिला रहे हैं और उनमें संधि हो गई तो बताओ वो एक दूसरे के शत्रु रहे क्या, नहीं। अब तो मित्र बन चुके और मित्र बन चुके तो मैच का अंतिम परिणाम आने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मित्र जहां होंगे वहां पर किसी प्रकार के कोई परिणाम नहीं आएगा, वहां पर केवल सकारात्मक परिणाम ही आएगा कि जीतेंगे तो दोनों और हारेंगे तो दोनों। अर्थात हमें एक की हार या एक की जीत देखनी है तो हमें पता है कि दो अखाड़े में लड़ने वाले पहलवानों के मध्य मित्रता नहीं होगी, वो हाथ मिलाएंगे, वो हाथ मिलाएंगे। अर्थात वर्णों का योग होता है पर सदैव बदलाव नहीं होता। यदि वर्णों के योग के साथ साथ बदलाव हो रहा हो तो संधि होगी। जैसे हम एक अन्य उदाहरण से लें, इतिहास में हम पढ़ा करते हैं, इतिहास में आपने भी पढ़ा होगा, मुझे भी कई बार पढ़ने को मौका मिलता है तो मैंने भी पढ़ा। इतिहास में हम पढ़ते हैं मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य सीमा विवाद को लेकर झगड़ा रहता है। इतिहास में हमने पढ़ा कि मेवाड़ और मारवाड़ को, बिल्कुल, मेवाड़ और मारवाड़ को एक संघर्ष के नाम से जाना गया था और वो संघर्ष था उनका सीमा विवाद। उनके मध्य, या मैं कहूं मेवाड़ और मारवाड़ की क्षेत्र के सीमाओं को लेकर के एक दूसरे के राज्य ये विरोधी हो चुके थे। तो क्या होता है, कुछ समय बाद एक मेवाड़ में जन्म लेती है महिला जिसका नाम था हंसाबाई। हाँ मित्रों, तो हंसाबाई ने क्या किया, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो सीमा विवाद था उस सीमा विवाद का निपटारा करते हुए एक उनका सीमा निर्धारण किया था सोजतपाली में, और उन शासकों के मध्य क्या करवा दी थी, संधि करवा दी थी। हम 65 में पुरंदर की जो संधि पढ़ा करते हैं शिवाजी और औरंगजेब के मध्य, उस 65 में जो पुरंदर की संधि हुई थी उसके ठीक पहले शिवाजी और औरंगजेब एक दूसरे के शत्रु होते हैं, लेकिन जैसे ही संधि हो जाती है, संधि का मतलब यह हुआ कि उनके संबंधों में बदलाव आया। उनके संबंधों में क्या आया, बदलाव। दो राजा हैं, दो राजाओं के मध्य दुश्मनी है, दो व्यक्तियों के मध्य या हम दो मित्रों के मध्य किसी गलतफहमी की वजह से कोई तकरार उत्पन्न हो जाती है। अब हम संधि नहीं करेंगे, मित्रता नहीं करेंगे तो हमारे रिश्तों में बदलाव नहीं आएगा। रिश्ते में बदलाव आने के लिए संधि आवश्यक है। अर्थात याद रखना है कि जब दो वर्ण जुड़े और बदलाव हो तो संधि होगी। यदि वर्ण जुड़ रहे हैं, शब्द बन रहा है लेकिन बदलाव नहीं होता तो उस वाली कंडीशन को संयोग कहा जाता है। दोस्तों एक उदाहरण से बताता हूं, जैसे एक शब्द है पान और एक शब्द है वाला। एक शब्द तो है पान और एक शब्द क्या है, वाला। अब मैं आपको पूछूंगा, इन दोनों को जोड़ के बनाया पान वाला। क्या बनाया, पान वाला। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या यह संधि है, क्या यह संधि है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है यह संधि? क्योंकि
हाँ, हमें पता चल चुका यह संधि इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ दो वर्ण जुड़ तो रहे हैं, यहाँ दो वर्ण जुड़ तो रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन बदलाव नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर मैं वर्ण के साथ ध जुड़ा था तो मैं के स्थान पर अनुस्वार या सामने वाले वर्ण का वर्ग का पांचवा नया वर्ण आया था, इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जब दो वर्ण जुड़ते हैं और बदलाव नहीं होता है तो उसे कहा जाता है मित्रों क्या? संयोग। उसे क्या कहा जाता है? संयोग। और जब दो वर्ण जुड़े, दो वर्ण कौन से? पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ण जुड़ रहे हैं और कोई बदलाव हो रहा है तो उस वाली स्थिति को कहा नाम दिया जाएगा क्या? संधि। उस वाली स्थिति को नाम क्या दिया जाएगा? संधि। तो संधि की परिभाषा यहां से समझ में आई और इसका अर्थ हमें समझ में आया। क्या क्या समझ में आया? कि संधि जो शब्द है वह सम प्लस धी से बनता है। संधि जो शब्द है वह सम योग धी से बनता है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, मित्रता, समझौता या मिलाप, अर्थात जोड़ या जुड़ना। और जुड़ना भी कैसा? बदलाव के साथ। जब दो वर्ण जुड़ रहे हो और कोई बदलाव हो रहा हो, जब दो वर्ण जुड़ रहे हो और कोई बदलाव हो रहा हो तो उसे संधि कहा जाएगा। जब दो वर्ण जुड़ रहे हैं और कोई बदलाव होता है तो उसे संधि कहा जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसमें एक छोटी सी बात हमें और जानने की है। वो जानने की बात क्या है? देखो, थोड़ा सा इसको डेप्थ में बता देता हूं, थोड़ा सा डीप तक इसको पढ़ लेते हैं ताकि पता रहे हमें। जब हम किसी पद का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास ऐसे दो पद प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास दो पद प्राप्त होंगे। कितने पद प्राप्त होंगे? दो। इन दोनों पदों के अपने अपने नाम होते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये वाला जो नाम है इसको कहा जाएगा प्रथम पद। इसको क्या कहा जाएगा? प्रथम पद। और ये जो होगा इसको कहा जाएगा क्या? द्वितीय पद। अर्थात मैं ये कहूं कि जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद कर लेते हैं तो हमारे सामने दो पद प्राप्त होते हैं, जिसमें एक प्रथम पद होता है और दूसरा क्या होता है? द्वितीय पद। आप चाहे तो इसको कह सकते हैं यह है हमारे सामने पूर्व और यह है हमारे सामने पर पद, यह है हमारे सामने पहला पद और यह है हमारे सामने दूसरा पद। तो मित्रों, जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास दो पद प्राप्त होंगे। एक बात तो यह जाननी है। दूसरी बात, संधि कहाँ होगी? प्रथम पद के अंतिम और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि जुड़ेंगी और बदलाव होगा। क्या होगा? बदलाव होगा। तो उसे क्या कहेंगे? संधि। अब यहां पर जो जानने की बात थी, जो नई बात है, ये चीज तो आपको पता है। हाँ बिल्कुल, ये चीज तो बहुत लोगों को पता है, पर अब जो नई बात बताने वाला हूं वो आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगी। क्या? कि जब हम प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जोड़ के बदलाव कर रहे हैं और यह बदलाव इन्हीं वर्णों में से कहीं ना कहीं हो जाए। सुनना वापस से, संधि का हमें पता है कि प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ण जुड़कर बदलाव करते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जुड़कर बदलाव करते हैं और यह बदलाव इन दोनों वर्णों में ही होता है तो उसे कहा जाता है प्रधान संधि। मित्रों, यह याद रखना। बिल्कुल, ये नया नाम आ गया आप लोगों के लिए। मुझे पता है बहुत कम विद्वान साथियों को पता है। मेरे मित्रों, आपको, हाँ बिल्कुल, आपको बहुत अच्छी बात है, सबको पता है। मैं तो जानता हूं सबको पता है, और नहीं भी है तो पता चल चुका। अर्थात मेरी नजर में आप सभी को यह पता है कि प्रधान संधि किसे कहा जाता है। प्रधान संधि का मतलब यह होता है कि जब योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ की ध्वनियां जुड़ती हों, जब योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ की ध्वनियां जुड़ती हों और कोई बदलाव जो हो रहा है वो उन्हीं वर्णों में होता है तो उसे कहा जाता है प्रधान संधि। उसे क्या कहा जाता है? प्रधान संधि। और जब ये दोनों वर्ण जुड़े, और जब ये दोनों वर्ण जुड़े और बदलाव किसी अन्य स्थान पर हो जाए, बदलाव किसी अन्य स्थान पर हो जाए, जो बचा हुआ शेष शब्द रहता है, चाहे प्रथम पद का बचा हुआ भाग रहे चाहे द्वितीय पद का बचा हुआ भाग रहे, ध्यान रखना, यदि योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ के वर्णों में ही बदलाव होता है तो वो तो है प्रधान संधि, और यदि बदलाव किसी अन्य स्थान पर होता है तो उसे कहा जाता है गौण संधि। उसे क्या कहा जाएगा मित्रों? गौण संधि। गौण संधि में बदलाव कहाँ होगा? अन्य बचे शब्द में या बचे हुए शब्द के अन्य भाग में यदि कोई बदलाव होता है तो ये वाली स्थिति क्या कहलाती है? गौण संधि कहलाती है। हाँ बिल्कुल, इस प्रकार के बदलाव भी हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में ऐसा भी नियम आएगा हमारे सामने कि योग कहीं और होगा, बदलाव कहीं और होगा, योग कहीं और होगा और बदलाव कहीं और होगा। और प्रधान संधि और गौण संधि को हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एक उदाहरण जो बहुत अच्छा है और आपको याद भी रहता है, लेकिन हम इस चीज पे कभी गौर नहीं करते क्योंकि हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। हम क्या करते हैं? रटने का प्रयास करते रहे हैं और रट रट के इन चीजों को इतना अच्छे से दिमाग में बिठा लिया है कि इनका तथ्य तो समझ में आता नहीं और रटा हुआ हम भूलने
हाँ बिल्कुल, रटा हुआ हम भूलते ही नहीं है, लेकिन तथ्य का पता नहीं होता और परीक्षा का पेपर जो रटने पर आधारित था उस प्रकार की चीजें अब जा चुकी हैं। आपको पता है नई शिक्षा नीति जो 2019 में जिसका ड्राफ्ट बनाया जा चुका है, बिल्कुल, जो केंद्र सरकार ने भी रख दिया और राज्य सरकार भी नई शिक्षा नीति की बजट में घोषणा कर चुकी है। तो नई शिक्षा नीति का पहला ही उद्देश्य क्या है? रटंत से मुक्ति, रटने पर जोर नहीं देंगे। ऐसी शिक्षा प्रणालियां विकसित की जाएंगी जो विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करे। यशपाल समिति की सिफारिश को लागू कर रही है और उसके साथ साथ रटने की प्रवृत्ति से भी विद्यार्थियों को छुटकारा दिला रही है। तो रटने की प्रवृत्ति को तो छोड़ना ही है। हाँ बिल्कुल, उत्कर्ष का जो यूट्यूब चैनल है, ये उत्कर्ष का जो मोबाइल ऐप है, आपका ई उत्कर्ष का जो टेलीग्राम ऐप है, इन सब से हमें इन चीजों की तरफ ही तो दिशा मिल रही है कि जो रटने वाले पन्ने की शिक्षा थी हम उसको छोड़ करके एक तकनीकी के माध्यम से समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से सहेज कर रखे जाने वाले ज्ञान को प्राप्त कर सके, ताकि भविष्य में हमारे वो सही दिशा में काम आ सके। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक उदाहरण से समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। ये दोनों चीजें पुष्ट हो जाएंगी क्या कि प्रधान संधि किसे कहा जाता है और गौण संधि किसे कहा जाता है। समझना, एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, रामायण। बहुत अच्छे से पता है ना कि रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, बिल्कुल हाँ, ये 2014 या 16 की सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल ये प्रश्न आता है, जरूरी नहीं है कि सरल है तो या सबको आता है तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में दिए नहीं जा सकते। ऐसा प्रश्न पूछा गया है और इतना भी निश्चित है कि ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा या सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जिसको हम कह सकते हैं आरपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है सब्जेक्ट में। और इसका संधि विच्छेद में पता है क्या होता है? राम प्लस अयन। क्या होता है भाई? राम प्लस अयन। कौन सी संधि है ये बाद में बात करेंगे, जानकारी के लिए बता दूं दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन क्या होती है दीर्घ स्वर संधि, क्यों होती है, ये चर्चा तो बाद में आएगी। पहले इस चीज को तो समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, एक टॉपिक की थीम ही समझ में नहीं आएगी तो हम बिंदु पे बढ़ेंगे नहीं। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने न संधि की परिभाषा बताई है, न संधि के प्रकार बताए हैं, न संधि के अन्य उपभेद और उपभेदों की मैंने कोई चर्चा की है। मैंने तो केवल इस शब्द को समझाने की कोशिश की है आपको कि यह शब्द है क्या चीज। जो डर होता है संधि के नाम का, एक जहन में जो वहम बैठा हुआ है क्या कि संधि कठिन होती है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। संधि हिंदी का सबसे सरल टॉपिक होता है और अभी जब इसको हम लगातार पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ लेंगे, पूरा बिंदु पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर से मेरा यही सवाल होगा कि क्या संधि आपको कठिन लगती है? और आप आराम से हंसते हंसते कह सकते हो कि सर, और कहोगे मुझे विश्वास भी है क्या कि संधि बहुत ही ज्यादा सरल है। वास्तव में बता रहा हूं मित्रों, ये नहीं कि ये मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए सरल है। वास्तव में जो जैसा दिखता है वैसा होता ही नहीं, और जैसा होता है वैसा हमें नजर नहीं आता। हिंदी व्याकरण में सबसे कठिन बिंदु यदि कोई होता है तो वह होता है वाक्य शुद्धि। बिल्कुल, जिसको बहुत सारे मेरे विद्वान साथी यह कह के छोड़ देंगे या यह सुनने को आपको बहुत जगह मिला भी होगा क्या कि यह भी कोई पढ़ाने का बिंदु होता है क्या? वाक्य शुद्धि तो आप उदाहरणों के द्वारा खुद भी सीख सकते हो। लेकिन मित्रों, हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वाक्य शुद्धि। यदि वाक्य शुद्धि विद्यार्थी के समझ में आ जाती है तो समझ लेना उसको पूरी व्याकरण का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वाक्य शुद्धि ही एकमात्र ऐसा व्याकरणिक बिंदु होता है जिसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण का रिविजन चलता है, जिसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण का रिविजन चलता है। वाक्य शुद्धि पर नियंत्रण उसी विद्यार्थी का होगा जिसे पूरी हिंदी व्याकरण का पता रहता है कि कौन से टॉपिक की भूमिका क्या है, उसके तत्व क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, उसके नियम और शर्तें क्या होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं संधि के संदर्भ में कि रामायण में प्रधान संधि और गौण संधि का चक्कर क्या है वो सुनना। रामायण शब्द में हमें पता है कि दीर्घ स्वर संधि है, और दीर्घ स्वर संधि है किसकी वजह से हमें यह भी पता है। मैंने आपको बताया था संधि होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। संधि कहाँ होती है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, और दूसरे पद के पहले वर्ण में योग होगा। इन दोनों वर्णों में योग होगा और कोई बदलाव होगा। मैं आपसे पूछूं मित्रों कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो आप कहोगे कि सर रा और मैं में ए जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं के हलंत नहीं लगा। इसका मतलब मैं में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। मैं देखो हमें पूरा लिखा हुआ मिल रहा है, तो मैं में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम मैं को हलंत करेंगे तो मैं में जुड़ा हुआ ए बाहर आएगा। जैसे ही हम मैं वर्ण को हलंत करेंगे तो मैं में जुड़ा हुआ ए बाहर आएगा। अब इधर आगे क्या लिखा हुआ है? फिर से ए। फिर से क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है मित्रों। फिर से क्या लिखा हुआ है? ये ए लिखा हुआ है। और आगे क्या जुड़ा हुआ है? ये और न। ये मैंने क्यों लिखा है? आप चाहें तो इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? ये और न। अब बता रहा हूं प्रधान संधि क्या होती है और गौण संधि क्या होती है। आप खुद बताओगे इस चीज को। देखो,
ए और ए के मिलने से क्या बनता है? आ। हम स्वरों में पढ़े थे, संधि में नहीं, स्वरों में मैंने बताया था दीर्घ स्वर में कि ए की मात्रा एक होती है और आ की मात्रा दो होती है। क्यों होती है? क्योंकि ए की एक मात्रा और ए की एक मात्रा, जब ए और ए के जुड़ने से आ बनता है तो एक और एक मात्रा के जोड़ने से कितनी मात्राएं बन जाएंगी? दो। अर्थात आ होता है दीर्घ स्वर। अर्थात यहां संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। यहां पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इसकी बात मैं बाद में करूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनिए। ए और ए को जोड़ करके आपने आ बनाया और यहां पर ये आ की मात्रा लगा दी, यहां पर ये आ की मात्रा लगा दी। मित्रों, मैंने कहा था यदि योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ वाले वर्ण जुड़ करके कोई बदलाव करते हैं, यदि योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ वाले वर्ण जुड़कर कोई बदलाव करते हैं तो इस वाली कंडीशन को कहा जाता है प्रधान संधि। क्या कहा जाएगा? प्रधान संधि। क्या कहा जाएगा? प्रधान संधि कहा जाएगा। लेकिन मैं अब कहूं, आप जरा यहां गौर करें, ये वाला वर्ण देखिए क्या लिखा हुआ है? न। यह वर्ण कौन सा लिखा हुआ है? न वर्ण लिखा हुआ है। न वर्ण, ये न वर्ण है, जबकि शब्द में अण लिखा हुआ है। यह तय वर्ग का पांचवा है। यह तय वर्ग का कौन सा है? पांचवा। और यह कौन सा है? तय वर्ग का पांचवा। यह कौन सा है? तय वर्ग का पांचवा। जबकि आपको यह बहुत अच्छे से पता भी है और हम बहुत अच्छे से यह चीज पढ़ेंगे कि स्वर संधि में व्यंजनों का कोई मतलब नहीं होता। तो आप मुझे बताएं कि ए और ए के जुड़ने से आ बनता है, लेकिन ये न का अण क्यों हुआ? न का अण क्यों हुआ? समझ में आ गया? और न का अण होने की वजह क्या है? न का अण होने की वजह है दोस्तों ये रे वर्ण। क्या है ये? रे वर्ण। अब हमें यह भी पता है कि रे वर्ण में कितनी दूरी है। इतने बड़े शब्द का रे वर्ण कौन सा वर्ण है? पहला। और ये न वर्ण कौन सा है? अंतिम। यह मैं कहूं योग के ठीक दोनों तरफ बदलाव हो तो प्रधान संधि, और दूर बदलाव हो या अन्य स्थान पे हो, यानी कि असंगत बदलाव जहां होता है वहां कौन सा होता है? गौण संधि। आप अलंकारों में भी पढ़ा करते हैं। हम अलंकार जब पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र का भाग जब हम पढ़ेंगे, उस समय एक बिंदु आएगा काव्य शास्त्र में, अलंकार में एक नाम आता है असंगति अलंकार। हाँ बिल्कुल, हाँ, अध्यापक भर्ती परीक्षा की और पुलिस एसआई की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस चीज पे बहुत स्पेशली गौर करेंगे। क्या? कि अलंकारों में एक अलंकार का नाम है कौन सा? असंगति अलंकार। क्या होता है? काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। एक लाइन में पूरा अलंकार समझो कैसे। कि असंगति अलंकार जहां होगा कि कार्य कहीं और हो, परिणाम कहीं और आए। कार्य कहीं और होता है, परिणाम किसी और स्थान पे आ रहा है। कार्य किसी और जगह पे हो रहा है और परिणाम किसी और जगह पे आ रहा है। यह वाली बात असंगति अलंकार की ही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हैं और परेशानियां गोपियों को हो रही है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ, जैसे माताजी बीमार हैं घर पे और हम कक्षा में बैठे हुए अनुभव कर रहे हैं कि आज माताजी ने खाना नहीं खाया और उनकी वजह से हमें जो तकलीफ फील हो रही है, तो काम कहीं और हुआ, परिणाम कहीं और स्थान पे होता है, वहां होता है असंगति अलंकार। वहां क्या होता है? असंगति अलंकार। जैसे उसके हृदय में पीड़ा हो रही है और दर्द हमें हो रहा है, इसका मतलब यह होता है असंगति अलंकार। योग इन दोनों में हो रहा है, योग के चिन्ह के दोनों तरफ वाले वर्णों में बदलाव हो रहा है। ये तो हो गया प्रधान संधि। ये तो कौन सा हो गया? प्रधान संधि। और यदि अन्य स्थान पे बदलाव होती है तो वो कौन सी में जाएगी? गौण संधि में। ये दोनों बातें आप समझ चुके होंगे मित्रों। अब बात करता हूं मैं संधि की परिभाषा की। इस वाले बोर्ड को एक बार वापस से समझो। देखो, सबसे पहले हमने जो चर्चा आरंभ करी है उसमें मैंने आपको क्या बताया कि संधि शब्द दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। संधि में अनुस्वार का प्रयोग करके भी लिख सकते हो और पांचवा यानी कि नय वर्ण का प्रयोग करते हुए भी आप संधि शब्द को लिख सकते हो। उसके बाद में दूसरी बात हमने जो आरंभ की, मैंने आपको बताया कि संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस धी। क्या होता है भाई? सम प्लस धी। अर्थात संधि जो शब्द है वो सम योग धी से बनता है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, समझौता या मित्रता। मेल, समझौता या मित्रता, या आप इसे कह सकते हैं मिलाप। आप इसे क्या कह सकते हैं? मिलाप। उसके बाद हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा के लिए हमें क्लू मिल चुका है, हिंट मिल चुका है, संकेत या इशारा मिल चुका है। क्या? कि जब प्रथम पद का, यहां से समझना इस परिभाषा को, कि दो शब्दों में पहला और अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम है, दूसरे शब्द का पहला है, तो मैं आपसे पूछूं कितने वर्ण जुड़ेंगे, तो आपका जवाब होगा 2। कितने वर्ण जुड़ेंगे? 2। तो मैं परिभाषा बना रहा हूं, समझना। परिभाषा कुछ नया नहीं है, रटी रटाई परिभाषा याद करने की आवश्यकता कहां पड़ गई। यहां से परिभाषा बनाओ। कैसे?
ये एक और ये एक, कितने वर्ण हो गए? दो। तो मैं कह सकता हूं कि नहीं, दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव का नाम क्या है? संधि। बदलाव नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? संयोग। बदलाव नहीं होगा तो मित्रों क्या कहलाएगा? संयोग। मेरा कहने का आशय यह है कि दो वर्णों के योग से यदि बदलाव होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाता है। तो अब तक हम 3-4 बातें जान चुके हैं। संधि शब्द कैसे लिखा जाता है, संधि शब्द का शाब्दिक या संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस धी। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल मित्रता या समझौता, मेल मित्रता या समझौता। और उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या होती है। तो संधि की परिभाषा को हम एक लाइन में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं संधि की परिभाषा में कि दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव संधि कहलाता है। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव संधि कहलाता है। अर्थात जब वर्ण जुड़ रहे हों, दो वर्ण जुड़ रहे हों और बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि। और यदि वर्ण जुड़ तो जाएं लेकिन बदलाव नहीं हो तो उस वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं? संयोग। क्या कहते हैं मित्रों? संयोग कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था पान वाला, जैसे आप पर समझ सकते हैं दुकानदार, दुकान के साथ में प्रत्यय जोड़ू दार। अब दुकान एक जगह का नाम है, दार प्रत्यय जोड़ते एक व्यक्ति का नाम बन गया। इसका मतलब नया शब्द तो बन गया। दुकान शब्द एक स्थान है, दुकानदार एक व्यक्ति है, तो नया शब्द तो बन रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान दे लेना आप, जैसे यहां पर लिखे दुकान और दुकान में हम प्रत्यय जोड़ेंगे कौन सा? दार। अब यहां पर देखो दार और दुकान को जोड़ने के बाद नया जो शब्द बना वो क्या बना? दुकानदार। बताओ कोई बदलाव हुआ क्या? न का नहीं है और दावर्ण का दावर्ण ही लिख दिया। इसका मतलब कोई बदलाव नहीं किया। और अगर बदलाव नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? संयोग। जब वर्ण जुड़ तो रहे हो लेकिन कोई बदलाव नहीं होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है संयोग कहा जाता है। और जब दो वर्णों का योग हो रहा हो और योग से कोई बदलाव होता है तो उसे मित्रों क्या कहा जाता है? संधि। क्या कहा जाता है? उसे संधि कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही। आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो ठीक है। अब संधि जो शब्द है इसका शाब्दिक विवेचन है। इसी में एक क्लू आपको और याद रखना है। इस संधि शब्द का कई बार आपको विलोम पूछ लिया जाए। क्या पूछा जाए? विलोम। संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? बिल्कुल हाँ, समास में पूछा जाता है ना, समास का विलोम क्या होता है। और मेरे विद्वान मित्र विग्रह करके आ जाते हैं समास में, समास विग्रह। जैसे संधि में संधि विच्छेद होता है वैसे नहीं। समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। जब हम समास पढ़ेंगे इस बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। अभी हमें इतना ध्यान रखना है क्या कि संधि का विलोम यदि पूछा जाता है तो संधि का विलोम होता है मित्रों क्या? विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। जिसे हम समझते थे क्या कि यह समास का विलोम होगा, लेकिन संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। और एक इसका विलोम क्या होता है? विच्छेद। तो हमें यह भी पता चल चुका क्या कि एक शब्द के दो विलोम भी हो सकते हैं, लेकिन कभी दोनों एक साथ वाक्य के प्रश्न के विकल्प के रूप में नहीं मिलेंगे। वापस से सुनना इस बात को। आपसे पूछा जाए कि संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। यदि विग्रह नहीं देगा तो क्या देगा? विच्छेद। और अगर दोनों दे देता है तो एक बार तीसरा या चौथा विकल्प जरूर पढ़ना, उसमें यह लिखा जाएगा ए व ब दोनों। और अगर फिर भी ऐसा नहीं मिलता तो आपको उस प्रश्न के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, वह विभाग का ही गलत होगा। क्या संधि शब्द का यदि विलोम पूछा जाता है तो क्या होगा? विग्रह। या फिर क्या होगा? विच्छेद। यदि दोनों में से कोई एक आ रहा है, जो भी आए आप उसे चिन्हित कर सकते हो। यहां तक की बात समझ में आ गई। वापस से दोहरा रहा हूं, संधि शब्द सम और धी से बनता है। शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, समझौता या राजीनामा, मिलाप। संधि शब्द की परिभाषा की बात करें, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव। ध्यान रखना, जब तक बदलाव नहीं होगा संयोग होगा। बदलाव करोगे तो ही आप उसे क्या कहोगे? संधि। दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव का नाम क्या है? संधि है। अब बात आती है क्या कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। बिल्कुल देखो तुरंत आंसर आ रहा है तीन। तीन ही क्यों? उस चीज को समझना है। हाँ बिल्कुल, हम पढ़ेंगे अलग तरीके से इसको। संधि को समझने के लिए, संधि को बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बिठाने के लिए हमें संधि को रटने वाली बातें नहीं, उनके तथ्य जानने हैं। अगला बिंदु जो हमारा आएगा वह आएगा संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार कितने होते हैं? और हमें पता है संधि के प्रकार कितने होते हैं? तीन। लेकिन हमें यह नहीं पता। जो मेरा सवाल है उसका जवाब देना जरा सुनो। मैं आपसे पूछूं
संधि के प्रकार कितने होते हैं? आप मेरा प्रश्न पूरा होने से पहले जवाब दे चुके और जवाब दे रहे हो 3 होते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा सवाल यह है कि संधि के 3 ही प्रकार क्यों हुए? ज्यादा क्यों नहीं हुए? 2 क्यों नहीं रह गए? या 10 क्यों नहीं बने? इसका कोई जवाब है आपके पास? हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूं कि संधि के 3 ही भेद क्यों है? यदि हमें इस बात का पता चल जाए तो समझ लेना संधि ही समझ में आ गई। कैसे? ये संधि के जो 3 भेद होते हैं, ये 3 ही क्यों बने, इसको समझने के लिए, या ये चीज अच्छे तरीके से समझ में कब आएगी? जब हमें परिभाषा का पता होता है। और परिभाषा में तो कुछ चीज है ही नहीं जो समझ में नहीं आई हो। परिभाषा का पता है हमें क्या? वर्णों का योग। योग किसका किया भाई? वर्णों का। और फिर क्या किया हमने? बदलाव। यही थी ना संधि का परिभाषा। संधि की परिभाषा मैंने क्या पढ़ा? वर्णों के योग से क्या करेंगे? बदलाव। और उसे क्या कह दिया? संधि। अब मैं आपसे पूछूं, संधि में योग किसका होता है? वर्णों का। और वर्ण का मतलब क्या है भाई? बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, या तो स्वर होगा और या फिर क्या होगा? व्यंजन होगा। वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। या मैं आपसे पूछूं वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपके जहन में केवल एक जवाब आता है कि सर वर्ण के 2 प्रकार हैं, एक तो है स्वर और एक है व्यंजन। इसका मतलब यह हुआ कि इस परिभाषा को मैं यह भी तो कह सकता हूं ना, वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को संधि कहते हैं, यह तो सबको पता है। मैं ये तो कह सकता हूं स्वर व्यंजनों के योग से होने वाले बदलाव को संधि कह सकते हैं। नहीं समझ में आया? वापस से समझना इस चीज को। वर्णों के योग से होने वाला बदलाव संधि कहलाता है, यह हमें पता है। मैं वर्ण के स्थान पर स्वर व्यंजन भी तो बोल सकता हूं। तो मैं ये कहूंगा या नहीं कहूंगा कि स्वर व्यंजनों के योग से होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? संधि। अर्थात योग किसका होगा? स्वर व्यंजनों का। अब स्वर व्यंजनों का योग कितने प्रकार से होता है? 3 से नहीं होता। स्वर व्यंजनों का योग कितने प्रकार से होता है मित्रों? 6 प्रकारों से। वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकारों से होता है। हमें पहले वो 6 प्रकार समझने हैं। क्या समझने हैं 6 प्रकार? कि अगर हमें यह पता चल गया कि वर्णों का जो योग है वो 6 प्रकारों से होता है, और वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये संधि के तीनों प्रकार भी अपने आप ही निकलकर सामने आ जाएंगे। देखो, हमें पता है कि वर्ण के मोटे मोटे 2 भेद हैं, एक तो है स्वर और एक क्या है? व्यंजन। हो सकता है कि स्वर का योग किससे हो जाए? स्वर से। अर्थात पहला बदलाव, स्वर के साथ में क्या जुड़ सकता है? स्वर जुड़ सकता है। मित्रों, इसका मतलब क्या हुआ? समझो जरा। इसका मतलब यह है, हमने चर्चा की थी कि संधि में 2 पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। इस स्वर प्लस स्वर का आशय, मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है, अर्थात प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होगा? स्वर होगा। और इस दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वह भी क्या होगा? स्वर होगा। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि योग के ठीक दोनों तरफ क्या हो सकते हैं? स्वर हो सकते हैं। या मैं कहूं स्वर आपस में योग कर सकता है, या फिर स्वर किसके साथ में योग कर सकता है? व्यंजन के साथ में। या फिर स्वर किसके साथ में योग कर सकता है? व्यंजन के साथ में। तो दूसरा जो योग होगा वह क्या हो जाएगा कि स्वर किसके साथ में योग कर सकता है मित्रों? व्यंजन के साथ में। किसके साथ में योग कर सकता है मित्रों? व्यंजन के साथ में। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो स्वर हो सकता है, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। मेरा संदर्भ समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से समझो इसको, कि हो सकता है स्वर स्वर से जुड़ जाए, यहां पर जुड़ गया, या फिर हो सकता है किससे जुड़ जाए? व्यंजन से। अगर स्वर व्यंजन से जुड़ सकता है तो व्यंजन भी तो स्वर से जुड़ सकता है। यानी कि इस फॉर्मेट को हम उल्टा लिखें तो ये भी तो कह सकते हैं कि पहले पद का अंतिम वर्ण तो जैसे व्यंजन हो सकता है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जैसे क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है। जैसे स्वर व्यंजन से जुड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से व्यंजन भी तो स्वर से जुड़ेगा। जैसे स्वर व्यंजन से जुड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से व्यंजन भी तो स्वर से जुड़ सकता है। इनके मैं उदाहरण से बताऊंगा आपको, एक एक उदाहरण भी देंगे। पहले केवल योग का प्रारूप समझना है हमें। या फिर हो सकता है कि व्यंजन स्वयं से जुड़ जाए, अर्थात मैं ये कहूं कि व्यंजन के साथ में क्या जुड़ सकता है? व्यंजन जुड़ सकता है। व्यंजन के साथ में क्या जुड़ सकता है? व्यंजन जुड़ सकता है। ये स्वर स्वर से भी जुड़ गया और व्यंजन से भी जुड़ गया, व्यंजन स्वर से भी जुड़ गया और व्यंजन से भी जुड़ गया। मतलब स्वर और व्यंजन, देखो 2 बार स्वर है, 2 बार व्यंजन इधर तो, और इधर हमने क्या लिखा? 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन।
स्वर और व्यंजनों को स्वर व्यंजन दोनों से जोड़ लिया, अर्थात दो वर्णों के जो प्रकार थे स्वर और व्यंजन वो आपस में योग कर चुके हैं। अब जो अनुस्वार और विसर्ग थे, जो अयोगवाह्य वर्ण होते हैं, उसमें अनुस्वार को तो हम व्यंजनों में जोड़ लिए, लेकिन जो विसर्ग होता है उसको हम अलग से जोड़ते हैं कि हो सकता है विसर्ग के साथ में योग किसका हो जाए, स्वर का, हो सकता है विसर्ग के साथ में योग किसका हो जाए, व्यंजन का, हो सकता है विसर्ग के साथ में योग किसका हो जाए, व्यंजन का। मित्रों, मेरा कहने का संदर्भ यह हुआ, मेरे कहने का आशय यह है, समझिए कि जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द के मध्य या विच्छेद के मध्य योग का चिन्ह लगाते हैं, जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। तो जोड़ के चिन्ह के दोनों तरफ हो सकता है स्वर ही स्वर हो, या हो सकता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर आ जाए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए, व्यंजन। मतलब यह हुआ कि स्वर देखो स्वर से भी जुड़ चुका और व्यंजन से भी जुड़ चुका। अब जिस प्रकार से स्वर जो है स्वर और व्यंजन दोनों से जुड़ा है, वैसे ही व्यंजन भी देखो स्वर और व्यंजन दोनों से जुड़ा है, और वैसे ही विसर्ग भी क्या हुआ है, स्वर और व्यंजन दोनों से जुड़ा है। ऐसे समझिए इस बात को इस तरीके से समझिए कि जो मैंने कहा कि वर्णों के योग से होने वाले बदलाव का नाम क्या है, संधि। और वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से। ये 6 ही प्रकार से क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है वर्ण 2 ही प्रकार के हैं, या तो स्वर वर्ण होंगे या फिर क्या होगा, व्यंजन वर्ण होगा। या तो स्वर वर्ण होगा और या फिर क्या होगा, व्यंजन वर्ण होगा। अब वर्ण जुड़ेगा कौन सा, या तो स्वर स्वर से जुड़ जाएगा या व्यंजन से जुड़ जाएगा, या तो स्वर स्वर से जुड़ जाएगा या स्वर व्यंजन से जुड़ जाएगा, या फिर व्यंजन खुद से जुड़ जाएगा या स्वर से जुड़ जाएगा। अर्थात या तो व्यंजन व्यंजन से जुड़ जाएगा या फिर किससे जुड़ जाएगा, स्वर से जुड़ जाएगा। और मैंने एक बात और लिख दी इसके साथ साथ क्या, कि हो सकता है विसर्ग के साथ स्वर आ जाए या विसर्ग के साथ व्यंजन आ जाए। समस्या आ जाती है, सर इतनी चीजें याद कैसे होंगी, ये 6 प्रकार के योग याद कैसे रहेंगे, हमें तो एक योग याद नहीं रह रहा। तो इन्हें याद करने की आवश्यकता कहां पड़ गई, इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल यह बताया है कि संधि के जो 3 प्रकार होते हैं उसको समझने से पहले जो योग होते हैं 6 प्रकार के, वह 6 प्रकार के योग हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब बताता हूं कि याद कैसे होंगे। दूसरे सवाल का जवाब सुनो, क्या एक बार तो देखो मैंने 2 बार इधर क्या लिखा, स्वर स्वर, फिर मैंने 2 बार क्या लिख दिया, व्यंजन व्यंजन, और 2 बार मैंने क्या लिख दिया, विसर्ग विसर्ग। समझ में आ रहा है। अर्थात प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में स्वर स्वर, व्यंजन व्यंजन, विसर्ग विसर्ग, 2 बार स्वर है, 2 बार व्यंजन है और 2 बार विसर्ग। और इधर देखो 1 बार स्वर, 1 बार विसर्ग, 1 बार स्वर, सॉरी 1 बार स्वर और स्वर के बाद व्यंजन, फिर वापस से स्वर और स्वर के बाद व्यंजन, फिर वापस से स्वर और स्वर के बाद व्यंजन। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ तो 2-2 के समूह बनाने हैं और इधर 1-1 का समूह है। स्वर स्वर, व्यंजन व्यंजन और विसर्ग विसर्ग, और इधर क्या है, स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन। बाद वाले पदों में तो 1 बार स्वर और 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर और 1 बार व्यंजन। और प्रथम पद में क्या लिख दिया, 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन और 2 बार विसर्ग। इधर 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर और 1 बार व्यंजन। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्या। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि वर्णों का जो योग होता है वो कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकारों से। वर्णों का जो योग होता है वो कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकारों से। और वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। वह 6 प्रकार कौन कौन से हैं आपके सामने आ चुके हैं। कैसे कैसे आए कि स्वर के साथ स्वर और व्यंजन दोनों जुड़े, व्यंजन के साथ में भी स्वर और व्यंजन दोनों जुड़े, और विसर्ग के साथ में भी स्वर और व्यंजन दोनों जुड़े। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन 6 प्रकार के योग के आधार पर जो 3 प्रकार निकल के आते हैं वो कैसे निकलेंगे। देखो, अगर दोनों तरफ स्वर ही स्वर योग कर रहे हों, अगर दोनों तरफ स्वर ही स्वर का योग हो रहा है, अगर दोनों तरफ स्वर ही स्वर का योग हो रहा है, तो उसे नाम दिया जाता है मित्रों स्वर संधि। उसे नाम क्या दिया जाएगा, स्वर संधि। वापस से समझना, जो वर्णों का योग था वो कितने प्रकार से हुआ, 6 प्रकारों से। 6 प्रकार कौन कौन से हैं ये हमें पता चल चुके हैं, ये हमें पता चल चुके हैं। वापस से थोड़ा सा इसको देखिए, वर्णों का जो ये योग था ये कितने प्रकार से हो रहा है, 6 प्रकारों से हो रहा है। कितने प्रकारों से हो रहा है, 6 प्रकारों से। और 6 प्रकारों में सबसे पहला कौन सा आया, स्वर। और स्वर के साथ में योग किसका करवा लिया, स्वर का। उसके बाद में स्वर के साथ में किसे जोड़ा है, व्यंजन को। तो यदि दोनों तरफ स्वर ही स्वर का योग हो तो उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि। उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि। और यदि स्वर के बाद में क्या आ जाए, व्यंजन। यदि स्वर के बाद में क्या आ जाए, व्यंजन, या फिर व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, स्वर, या फिर व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, स्वर, या फिर व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, व्यंजन। वापस से समझना, चाहे बाद में व्यंजन आओ, चाहे पहले व्यंजन आए, चाहे दोनों तरफ व्यंजन आए,
यहाँ पर तो योग के दोनों तरफ क्या था, स्वर, इसलिए क्या कह दिया, स्वर संधि। इसलिए क्या कह दिया हमने, स्वर संधि। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि चाहे बाद में व्यंजन आए, चाहे पहले व्यंजन आए, और चाहे दोनों तरफ व्यंजन आए, चाहे बाद में व्यंजन आए, चाहे पहले आए, और चाहे दोनों तरफ व्यंजन आए, ऐसी कंडीशन जहां भी आती है उसे कहा जाता है व्यंजन संधि। उसे क्या कहा जाएगा मित्रों, व्यंजन संधि। ये संधियों के नाम ही नहीं, साथ में इनकी परिभाषाएं भी निकल के आ रही हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा परिभाषाएं कैसे बन गई। देखो, दोनों तरफ स्वर स्वर का योग किया तो उसे क्या कह दिया, स्वर संधि। अब स्वर संधि की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो जवाब क्या होगा कि स्वर के साथ स्वर के योग को, स्वर के साथ स्वर के योग को क्या कहते हैं, स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के योग से कोई बदलाव होता है तो क्या कहलाता है, स्वर संधि। और अब मैं पूछूं आपसे कि व्यंजन संधि किसे कहा जाएगा, अब मैं आपसे पूछूं कि व्यंजन संधि किसे कहा जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि स्वर के बाद व्यंजन हो, स्वर के बाद व्यंजन हो, स्वर के बाद व्यंजन हो, या व्यंजन के बाद क्या हो, स्वर, या व्यंजन के बाद क्या हो, व्यंजन। जब एक तरफ भी व्यंजन आ जाता है, चाहे वो बाद में आए, चाहे वो पहले आए, और चाहे वो दोनों तरफ आए, जब भी आपको व्यंजन मिल जाता है तो उसे क्या कह लेंगे, व्यंजन संधि। और यदि विसर्ग के बाद में चाहे स्वर आओ और चाहे विसर्ग के बाद में क्या आए, व्यंजन आए, चाहे विसर्ग के बाद में स्वर आए और चाहे विसर्ग के बाद में व्यंजन आए, इस वाली स्थिति का नाम दिया जाएगा कौन सा मित्रों, विसर्ग संधि। क्या नाम दिया जाएगा, विसर्ग संधि नाम दिया जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ चुकी होगी। ये वाला बिंदु आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि संधियों के तीन ही प्रकार क्यों बने, क्योंकि इनके अलावा कोई योग ही नहीं बचता, इनके अलावा कोई वर्णों का जोड़ने का कोई तरीका ही नहीं है, और तीन तरीके ही निकल के आ रहे हैं कि या तो स्वर स्वर से जुड़ता है, या फिर व्यंजन स्वर से, या स्वर व्यंजन से, या व्यंजन व्यंजन से। तो वाली स्थिति को नाम क्या दे दिया, व्यंजन संधि। और या फिर क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन, तो उसे हम क्या कह लेंगे, विसर्ग संधि। तो वापस से सुनना इस चीज को कि जो वर्णों का बदलाव था, जो वर्णों का बदलाव था, जो वर्णों का बदलाव था वो कितने प्रकार से हो रहा है, वर्णों का जो बदलाव है वो कितने प्रकार से हो रहा है, 6 प्रकारों से। वर्णों का जो बदलाव है वो कितने प्रकार से हो रहा है, वर्णों का जो योग हो रहा है वो कितने प्रकार से हो रहा है, 6 प्रकार से। और 6 प्रकार कौन कौन से, स्वर के साथ में स्वर जुड़ रहा है, स्वर के साथ में व्यंजन जुड़ रहा है, या फिर व्यंजन के साथ में क्या जुड़ रहा है, स्वर, या फिर व्यंजन के साथ में क्या जुड़ रहा है, व्यंजन। जब ये दोनों प्रकार या दोनों तरफ योग के चिन्ह के दोनों तरफ स्वर हो तो उसे कह दिया स्वर संधि। और चाहे बाद में व्यंजन आए, चाहे पहले व्यंजन आए, चाहे दोनों तरफ व्यंजन आए, जब स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो उसे क्या कह देंगे, व्यंजन संधि। और यदि विसर्ग के बाद में स्वर या विसर्ग के बाद व्यंजन का योग होता है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। तो हमें तीनों संधियों के नाम भी पता चल चुके कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3। संधियों के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, पहला नाम निकल के आया है हमारे सामने, कौन सा, स्वर संधि। पहला नाम कौन सा निकल के आया, स्वर संधि। दूसरा नाम हमारे सामने जो आया है वो कौन सा है भाई, व्यंजन संधि। दूसरा नाम जो हमारे सामने आया वो नाम कौन सा आया भाई, व्यंजन संधि। और तीसरा या जो अंतिम नाम हमारे सामने निकल के आया है वह कौन सा है भाई, विसर्ग संधि। अर्थात मैं ये कहना चाहूं कि संधि के 3 भेद हैं, कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये कौन कौन से प्रकार क्यों क्यों बने, आपको इन सब कारणों का पता चल चुका। और कारणों का पता ही नहीं चल चुका, अब हमें इनकी परिभाषाएं भी समझ में आ चुकी हैं। कैसे, मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्वर संधि किसे कहा जाएगा, तो आप कह सकते हो यदि स्वर के साथ स्वर का योग से कोई बदलाव हो रहा है, यदि स्वर के साथ स्वर के योग से कोई बदलाव हो रहा है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। मैं आपको पूछूं व्यंजन संधि किसे कहा जाएगा, या व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि स्वर के बाद व्यंजन, या व्यंजन के बाद स्वर, या व्यंजन के साथ व्यंजन के योग से कोई बदलाव होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। मैं आपसे पूछूं विसर्ग संधि किसे कहा जाएगा, तो जवाब क्या होगा, विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद व्यंजन के योग से कोई बदलाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि। मित्रों, यहां तक की बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 6 प्रकार के योग हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हाँ, आगे बढ़ें। देखिए, अगला जो हमारा भाग आएगा वो क्या आएगा, अब इन तीनों प्रकारों के बाद जो संधि के हमें 3 प्रकार पता चल चुके हैं, कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग।